पहले शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति क्या है, और इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे देता हूँ। जनरली फ्रांस की क्रांति को बोलते हैं कि 1789 से लेके 1815 तक इनफैक्ट जो एक आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल और सोशल अपील चला यूरोप की पॉलिटिकल हिस्ट्री को लेके, फ्रांस की पॉलिटिकल हिस्ट्री को लेके, और जो फ्रांस की क्रांति के कारण आपको जानकारी मिलेगी कि फ्रांस के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम हुआ करती थी, जिसे कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट मोनार्की, निरंकुश राजतंत्र, उसकी जगह पे आपको जानने को मिलता है कि रेडिकल चेंज आता है, और रेडिकल चेंज के कारण यहाँ पे फ्रांस के अंदर रिपब्लिकनिज्म आ गया, लोगों के हाथ में सत्ता आ गई। पहले फ्रांस के अंदर जो सोशल सिस्टम हुआ करता था वो बेसिकली प्रिविलेज बेस्ड सोशल सिस्टम हुआ करता था, जहाँ पे विशेष अधिकार के वर्ग वाले जो लोग थे उनको बहुत सारी सत्ता हासिल थी और उनको ही सरकार के अंदर अपनी अपॉइंटमेंट मिल जाती थी। वो सब की सब चीज़ें दूर हो गई है, और इसके कारण और इसके बाद आपको जानकारी मिलती है कि फ्रांस के अंदर सिटीजनशिप और राइट्स के मुद्दे के ऊपर लोग झगड़ पड़ते हैं अपने राजा के विरुद्ध में ही, और राजा को बोल देंगे कि राजा तू निकल यहाँ से, हम लोग यहाँ पे सत्ता अपने हाथ में कर देंगे। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वही इंपॉर्टेंस को हम लोग आज फ्रांस की क्रांति के अंदर देखने की कोशिश करेंगे कि 1789 से लेके 1815 तक का ये प्रोसेस पहले फेज के अंदर किस तरह से फ्रांस की क्रांति को जोड़ा जाता है। ओके, अब इसके लिए अलग अलग डेफिनेशन से मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, किस तरह से आगे आगे की क्लासेस के अंदर हम लोग देखेंगे कि इसकी व्याख्या और इसकी टाइमलाइन किस तरह से चलती रहती है। ओके, अब जनरली फ्रेंच रिवॉल्यूशन की अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूं तो उसकी टाइमलाइन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइमलाइन के आधार पर ही हम लोग फ्रांस की क्रांति को पढ़ पाएंगे। अगर हमने उसकी टाइमलाइन और क्रोनोलॉजी नहीं समझी तो हमको समझ में नहीं आएगी कि फ्रांस की क्रांति कौन से चरणों में किस किस तरह से और कौन सी विकट परिस्थितियों में इन वेरी क्रूशियल एंड वेरी लाइक नो डिस्टर्बिंग सर्कमस्टेंसेस के थ्रू फ्रांस की क्रांति यहाँ से निकलती है। ओके, 1789 में फ्रांस की क्रांति की शुरुआत होगी सबसे पहले चरण के अंदर, जहाँ पे आपको तारीख याद रखनी है 16 जून 1789, जहाँ पे फ्रांस के लोगों ने डिसाइड कर दिया था कि वो लोग राजा को यहाँ से हटाने की तरफ सिस्टम चलेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे 1789 से लेके 1815 तक आपको जानकारी मिलती है कि यहाँ पे नेपोलियन 1799 ऑनवर्ड्स यहाँ पे फ्रांस के अंदर सत्ता के ऊपर आएगा, और उसको फिर हटा दिया जाता है और फ्रांस की क्रांति को खत्म माना गया है कि भाई फ्रांस की क्रांति खत्म हो गई। बट सच्चाई ये थी कि फ्रांस की क्रांति खत्म नहीं हुई। उसके बाद 1830 और 1848 के अंदर फिर से फ्रांस के अंदर थोड़ा बहुत पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक अपहील होगा, और इसके कारण फिर से एक रिवॉल्यूशन होगा जिसको हिस्टोरियंस कहते हैं जुलाई 1830 रिवॉल्यूशन। उसके बाद 18 साल निकल गए, फिर से फरवरी 1848 रिवॉल्यूशन हुआ, और थ्रू आउट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री आपको जानने को मिलेगा कि एक राजा को हटा के जब लोग सत्ता के ऊपर आएंगे तो वो लोगों को हटा के फिर से राजा सत्ता के ऊपर आ गए। ओके, तो ये सिस्टम चलती रही, टग ऑफ वॉर बिटवीन पीपल एंड किंग एंड द पीपल, और इसके कारण फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशंस और काउंटर रिवॉल्यूशंस होते रहे। ओके, और इसके लिए ही फाइनली आपको जानकारी मिलती है कि 1871 में फ्रांस एक रिपब्लिक बनता है। अब देखिएगा कि 1871 के अंदर फ्रांस रिपब्लिक बनेगा, इसके पीछे दो और टॉपिक जुड़े हुए हैं इसके पास जो इंटरकनेक्टेड है। एक है आपका यूनिफिकेशन ऑफ इटली और दूसरा है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी और इटली नामक जो देश है उनका अस्तित्व के आना, उनका एक एग्जिस्टेंस बनना, वो भी फ्रांस के रिवॉल्यूशन का ही एक कंटिन्यूएशन पोर्शन था, और उसको भी मैं आपको आगे के क्लासेस के अंदर कवर कराऊंगा। ओके, और जनरली फ्रांस की क्रांति को दो सेक्शन के अंदर हम लोग बांट देंगे क्लास के अंदर, सेक्शन ए है और दूसरा है सेक्शन बी। और ये टाइमलाइन के कारण बहुत सारे हिस्टोरियंस बताते हैं कि इट इज नॉट एन इवेंट ऑफ हिस्ट्री, इट इज अ लिविंग लेजेंड, इट इज अ प्रोसेस। बोले ये तो एक प्रोसेस है, ये चलता रहता है, इतना चलता है कि बात मत पूछो। एंड ड्यू टू दिस होल प्रोसेस, ड्यू टू दिस सिस्टम, आपको जानकारी मिलती है कि ये एक कंटिन्यूएशन पोर्शन था, और इसी के कारण इसको बहुत सारे हिस्टोरियंस प्रोसेस बोलते हैं। अब पहले मैं आपको सेक्शन ए आज के क्लास के अंदर हम लोग कवर करेंगे। मैंने आपको बताया कि 1789 से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई। ओके, अभी 1789 के अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट डे हमारे लिए होता है जब 16 जून के दिन बहुत सारे फ्रांस के नागरिक जो थे वो अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल असेंबली। ओके, इसी दिन यहाँ पे बहुत सारे लोग, टेनिस कोर्ट राजा का होगा, टेनिस कोर्ट के अंदर ये लोग ओथ लेंगे, यहाँ पे एक शपथ लेंगे और शपथ के बाद बोल देंगे कि हम लोग राष्ट्रीय सभा है, हम लोग फ्रांस की राष्ट्रीय सम्मेलन है। ओके, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होगा।
9 जुलाई 1789 के दिन यहाँ पे बहुत सारे लोग फ्रांस के और मिलेंगे और वो लोग बता देंगे कि हम राष्ट्रीय सभा को संवैधानिक सभा बना रहे हैं, और वहाँ से ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने शुरू हो जाती है, जहाँ पे फ्रांस के लोग डिक्लेयर करेंगे कि भाई राजा को हमको हटाना है, धीरे धीरे राजा के पावर को हटाना है और सत्ता हमारे हाथ में ले लेनी है। इसके बाद रुकती नहीं है फ्रांस की क्रांति, और 14 जुलाई 1789 राजा का जो महल होता है, उसका जो किला होता है बेस्टाइल नाम का फोर्ट, आपको जानकारी होगी, तो वो बेस्टाइल फोर्ट के ऊपर फ्रांस की जो पब्लिक होगी, जो पीपल होगी, उसके ऊपर अटैक करेंगे और राजा को वहां से हटा देंगे। ओके, तो यू विल सी कि फ्रांस के अंदर धीरे 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 आपको जानकारी मिलती है कि ये सिस्टम चलती रही। राजा के ऊपर जो फोर्ट था उसके ऊपर अटैक करने के बाद फ्रांस के लोग ने डिसाइड कर दिया था कि हमको फ्रांस के अंदर से राजाशाही इनडायरेक्टली जो उसका पावर है उसको हटा देना है। और उसी के बाद यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी कि 26 अगस्त 1789 द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड द सिटीजन विच ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ द फ्रेंच सिटीजन्स एज वेल एज द पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि इसके कारण ही आज की तारीख में आपको लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे जो आइडियाज और आइडियल्स आपको देखने को मिलते हैं वो भी फ्रांस की क्रांति के अंदर से ही मिलेंगे। ओके, तो ये प्रोसेस चलता रहा। फाइनली यहाँ पे आपको जानकारी मिलती है कि 1791 के अंदर यहाँ पे एक फिर से नेशनल कन्वेंशन बनाया जाता है और नेशनल कन्वेंशन यहाँ पे पावर के ऊपर आ जाएगा। ओके, तो नेशनल असेंबली से ही डेवलपमेंट होगा और उसको ही हम लोग नेशनल कन्वेंशन की तरफ देखने की कोशिश करते हैं। ओके, ये जो पहला चरण था जो 1789 से लेके आपका ऑलमोस्ट 1791 तक चलता है, इसको बहुत सारे हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ये बुर्जुआ जो फ्रेंच टर्म है, जो इलीट जो या मिडिल क्लास हुआ करता था, उनके हाथ में पावर आया था और उन्होंने यहाँ पे राजा को जो थोड़ा बहुत साइडलाइन करके सत्ता हाथ में ली थी। उसके बाद 1791-92 ऑनवर्ड्स आपको जानकारी मिलती है, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो नेशनल कन्वेंशन करके जो बॉडी आती है, ये नेशनल कन्वेंशन यहाँ पे बहुत सारी चीजें चेंज कर देगी। ओके, अब देखते रहिएगा कि यहाँ पे बहुत सारी सिस्टम चेंज होगी 1791-92 ऑनवर्ड्स, जहाँ पे ये नेशनल कन्वेंशन आया। उसके बाद ये नेशनल कन्वेंशन के अंदर ही आपको जानकारी मिलती है कि एक और ग्रुप था इनका है, जिसको कहा जाता था जैकोबिन्स। ये जैकोबिन्स लोग पावर पे आते हैं और जैकोबिन्स अपना यहाँ पे एक टेरर का फेस करते हैं, जहाँ पे फ्रांस की क्रांति के अंदर लोग कहते हैं कि दिस इज नोन एज रीन ऑफ टेरर। बोले ये एक ऐसा समय था फ्रांस की क्रांति का जहाँ पे बहुत सारे खून खराबे हुए, राजा को इनफैक्ट मार दिया गया है, रानी को मार दिया गया है, और जो लोग फ्रांस की स्टेट के विरुद्ध में बोल रहे थे कहीं ना कहीं पे, जिनको ट्रेटर या एंटी नेशनल डिक्लेयर करा के उनको खत्म कर दिया जाता था। ओके, तो ऑलमोस्ट 30 से 40 हज़ार से ज्यादा लोगों को इस दौरान फ्रांस के अंदर मारा गया है, और इन सब के पीछे जो श्रेय जाता है वो है जैकोबिन्स, और इनका एक लीडर हुआ करता था रॉबेस्पियर। ओके, तो रॉबेस्पियर के पीछे भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी रहनी चाहिए कि फ्रांस के अंदर किस तरह से डेवलपमेंट हुए। उसके बाद 1795 के आसपास आपको जानकारी मिलेगी कि ये जो जैकोबिन्स और नेशनल कन्वेंशन था उसको ताला लगा दिया जाता है, फ्रांस की प्रजा उनसे कंटाल जाती है, और कंटालने के बाद डिसाइड करती है कि भाई हम लोग को नया पावर चाहिए, नए लोग सत्ता के ऊपर आने चाहिए, और यहाँ पे डायरेक्टरी सत्ता के ऊपर आता है। ओके, ये डायरेक्टरी बेसिकली 5 लोगों से बना हुआ था, डायरेक्टर्स हुआ करते थे, वैसे आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर डायरेक्टर्स होते हैं, तो ऐसे ही ये डायरेक्टर्स हुआ करते थे, और ये डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया और ये लोग ने फ्रांस को चलाया। ओके, अब हुआ ये कि ये डायरेक्टरी का जो फेज यहाँ पे सत्ता के ऊपर आएंगे, मैं आपको आगे की क्लासेस के अंदर आगे की स्लाइड्स के अंदर कवर कराऊंगा। तो इसी दौरान यहाँ पे नेपोलियन का भी राइज होता है, और ड्यू टू दिस इन दिस टाइम ओनली फ्रांस के अंदर बहुत सारी एनार्की आएगी। एनार्की इसके कारण क्योंकि कोई लॉ एंड ऑर्डर की इश्यूज बहुत हो रहे थे। सेकेंडली, फ्रांस एट दैट टाइम वॉज फेसिंग फॉरेन इन्वेजन्स एट दैट टाइम। ओके, तो बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन फ्रांस के अंदर हो रहे थे, एंड ड्यू टू दिस फॉरेन इन्वेजन्स यू विल रियलाइज कि फ्रांस की प्रजा को एक ऐसा शासक चाहिए था कि भाई जो ये सब चीज़ों को आराम से एक आयरन हैंड से कंट्रोल कर सके, उनको कैप्चर कर सके, और एक स्ट्रीमलाइन करके एडमिनिस्ट्रेशन चला पाए। और इसी दौरान नेपोलियन, मैंने बताया कि एक आर्मी के अंदर छोटा सा ऑफिसर हुआ करता था, धीरे धीरे अपने कन्क्वेस्ट के थ्रू फ्रांस की प्रजा के अंदर होता है ना कि एक अपनी इमेज बना देगा। एंड ड्यू टू दिस थिंग यू विल सी कि 1799 के अंदर नेपोलियन यहाँ पे कू कर देगा। ये कू बेसिकली, ये मैंने आपको बताया कि ये जो डायरेक्टरी हुआ करती थी, ये डायरेक्टरी को सत्ता के ऊपर से हटा देता है नेपोलियन, और उसके बाद पावर कैप्चर कर देगा। अब फ्रॉम 1799 टू 1815 यू विल सी कि नेपोलियन यहाँ पे
फ्रांस का एक हत्थू शासक बन जाता है। सेकेंडली, नेपोलियन पूरे यूरोप के अंदर तरखाट मचा देगा और जहां जहां इंपीरियलिस्टिक फोर्सेस थी उन सबको अपनी तलवार के दम के ऊपर, अपने आर्मी के दम के ऊपर, अपने स्वॉर्ड के दम के ऊपर उनको दबाएगा और जहां जहां ये जो निरंकुश राजतंत्र हुआ करता था, एब्सोल्यूट मोनार्की, उन सब के साथ खात्मा बुला देगा, उन सब के साथ युद्ध करेगा। नेपोलियन के कारण ही यहाँ पे आपको जानकारी मिलती है कि बहुत सारे कंट्रीज को एग्जिस्टेंस में लाया गया था। जैसे एक था इटली, जिसने नेपोलियन वहां पे अपनी सेना लेके गया और उसको यूनाइट करता है। जर्मनी ऐसा था, ओके, स्पेन के अंदर उसने करने की कोशिश की, पर स्पेन में उसको बहुत ही बड़ा, स्पेन की जो लोग थे उसको जवाब देते हैं और उसके बाद फिर नेपोलियन की पतन की शुरुआत हो जाएगी। ओके, 1804 के आसपास ही जानकारी मिलती है कि नेपोलियन, जो धीरे धीरे एक आर्मी का जनरल हुआ करता था और 1799 में उसने कू करके पावर कैप्चर किया था, उसने 1804 में अपने आप को एम्परर डिक्लेयर कर दिया। ओके, तो बताता है ना कि नेपोलियन बोलता था कि भाई आई एम द एम्परर ऑफ द फ्रेंच रिपब्लिक, बोले मैं फ्रांस के गणतंत्र का राजा हूँ। ओके, तो राजा भी हूँ और गणतंत्र भी है फ्रांस, तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स हुआ करती है हिस्ट्री के अंदर और पॉलिटी के अंदर, आपको जानकारी होगी। बट नेपोलियन ये चीज बताता था कि भाई आई एम द एम्परर ऑफ द फ्रेंच रिपब्लिक। और नेपोलियन के लिए हमको खास करके दो तीन चीजें देखनी है, एक तो नेपोलियनिक वॉर और दूसरा है नेपोलियन बहुत सारे रिफॉर्म्स करेगा और इसी के लिए नेपोलियन को चाइल्ड ऑफ रिवॉल्यूशन भी कहा जाता था, एज वेल एज डिस्ट्रॉयर ऑफ रिवॉल्यूशन भी कहते थे। और दोनों के बारे में हम लोग आज की क्लास के अंदर पढ़ेंगे, जिसको हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर देखेंगे। ओके, 1815 में आपको जानकारी मिलेगी, इसके बाद इसकी टाइमलाइन कंटिन्यू रही और 1815 में यहाँ पे नेपोलियन की हार वाटरलू की बैटल के अंदर होगी, जहां बहुत सारे यूरोपियन किंग्स वो एक कोalition बनाएंगे और ये कोalition के जो आर्मी होगी वो नेपोलियन को हरा देगी वाटरलू नाम की जगह के अंदर, यूरोप के अंदर। और उसके बाद नेपोलियन हार जाता है और नेपोलियन को एक जगह के ऊपर एक्साइल के अंदर भेज दिया जाएगा और इसके बाद यहाँ पे जो सिस्टम आएगी उसे हम लोग कहते हैं मेटरनिक सिस्टम। मेटरनिक करके ऑस्ट्रिया का एक प्रिंस हुआ करता था और वो यहाँ पे यूरोप की लीडरशिप लेगा और बोलेगा कि भाई जहां जहां मोनार्की नेपोलियन ने हटा दी थी वो मोनार्की को रिस्टोर कराया जाए और इसी को ही मेटरनिक सिस्टम कहते हैं। वियना के अंदर एक ऑर्डर, एक सम्मेलन हुआ था जिसे वियना कन्वेंशन कहते हैं और वियना कन्वेंशन के अंदर ही यूरोप के जितने भी किंग्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि भाई नेपोलियन ने जो जो किया वो सब गलत किया था, हमको यहाँ पे वापस हमारी सत्ता चाहिए। ओके, ये जो थर्ड फेज है बेसिकली 1795 से लेके 92 से लेके 95 98 तक बोल सकते हैं ये रेडिकल फेज था। बीच में ये लोग थोड़े आ गए थे जिसे हम लोग मॉडरेट्स भी कह सकते हैं। ये जो डायरेक्टरी था ये मॉडरेट्स हुआ करते थे बट ज्यादा इनकी यहाँ पावर चलती नहीं है। 1799 ऑनवर्ड्स एज ऑफ नेपोलियन था, जो भी था वो नेपोलियन ही था और नेपोलियन को आधुनिक यूरोप का वास्तुशिल्पी कहते हैं। उसको भी नेपोलियन इज आल्सो नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न यूरोप और क्यों कहा जाता है वो भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे आज के क्लास के अंदर। ओके, अब मुद्दे की बात यहाँ पे आ जाती है कि नेपोलियन तो बाद में आता है, हम लोग फ्रांस रिवॉल्यूशन के अंदर थोड़े बहुत जाते हैं। अब देखिए फ्रांस की क्रांति या फ्रेंच रिवॉल्यूशन किस तरह से शुरुआत हुआ और किस तरह से डेवलपमेंट होता है। बेसिकली एक साइड के ऊपर हुआ करता था फ्रांस का राजा और दूसरी साइड के ऊपर फ्रांस के हुआ करते थे आम आदमी। ओके, ऑल द फ्रेंच कॉमन पीपल, यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे ब्रेड और वाइन लेके, शैंपेन लेके खड़े होके, तो बहुत ही शौकीन मिजाजी लोग हुआ करते हैं फ्रांस के लोग। ओके, उनका भी एक अलग सा कल्चर है। बट खैर इट वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मोनार्की and the French people which was the fundamental conflict। और ये पावर की स्ट्रगल के कारण ही यहाँ पे फ्रांस के अंदर क्रांति होती है, क्योंकि राजा यहाँ पे इनको पावर नहीं दे रहा था, प्रजा मांग रही थी कि भाई हमको पावर चाहिए और इनके बीच में एक संघर्ष हुआ और संघर्ष के कारण क्रांति हो गई। तो आपको पहला मुद्दा समझ में आ रहा है कि भाई फ्रांस की क्रांति क्यों हुई थी, वो कैसा था कि इट वाज अ कॉन्फ्लिक्ट। और कॉन्फ्लिक्ट क्यों आया है उसके पीछे आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड के अंदर मैं लेके जाना पाऊंगा, जहां पे हम लोग देखेंगे द कॉजेस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मैंने आपको बताया कि इट वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फ्रेंच पीपल एंड द फ्रेंच किंग। एक चीज तो बहुत कॉमन थी, बोले राजा और प्रजा के बीच में जो संघर्ष हुआ वो संघर्ष के कारण ही फ्रांस की क्रांति हुई। अब मुद्दे की बात थी कि ऐसी कौन सी घटनाएं हो गई, व्हाट सर्कमस्टेंसेस लेड टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हमको ये जानना है। और फ्रांस की जो ऐसी परिस्थितियां आ गई थी इसके कारण फ्रांस के लोगों को लगा 16 जून 1789 के दिन, ऑन द 16 जून 1789 दैट द पीपल डिसाइडेड कि भाई वी आर द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस और हम लोग यहाँ पे फ्रांस के अंदर एक हमारी सरकार होनी चाहिए, अब की बार प्रजा की सरकार। तो इस तरह की पूरी मांग क्यों उठी गई फ्रांस के अंदर, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। वो जानने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि भाई फ्रांस की स्टोरी क्या थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि अमेरिका की स्टोरी क्या थी,
उसी तरह से हम लोग थोड़ी बहुत फ्रांस की स्टोरी देखते हैं और फ्रांस की स्टोरी के पीछे आपको फ्रांस के जो कॉजेस थे वो कॉजेस देखने पड़ेंगे। अब मैंने आपको एक ग्रेवी बता दी है, वो ग्रेवी के अंदर मैंने बताया कि कोई भी रिवॉल्यूशन अगर आपको पढ़ना है या कोई भी रिवॉल्यूशन के कारण पढ़ने हैं तो आपको 3-4 कारण देखने को मिलेंगे, वो चाहे रशियन रिवॉल्यूशन हो, वो चाहे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो, वो चाहे अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो, वो चाहे कोई भी हो। आप समझ लीजिए ना कि चलो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो, उसमें भी ये कॉमन कॉजेस ही देखने को मिलेगा कि भाई क्यों इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्रांति क्यों हुआ। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फैक्टर होगा, कहीं इकोनॉमिक फैक्टर होगा, कहीं सोशियो कल्चरल आइडियोलॉजिकल पैरामीटर कहीं ना कहीं आ जाएगा, और यही के इसी के कारण ओके तो ये कॉमन चीज रहेगी। सेकेंडली, अगर आपको कोई रिवॉल्यूशन के आउटकम पूछा ना, तो ये कॉजेस को छोड़ के अगर आपको किसी का आउटकम लिखना है तो आउटकम भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। आउटकम क्या होगा भाई, सोशल आउटकम क्या रहा भाई, पॉलिटिकल आउटकम क्या रहा, राजा की जगह प्रजा की सरकार आ गई। इकोनॉमिक आउटकम क्या रहा कि भाई कैपिटलिस्ट सिस्टम आ गई, मर्केंटलिज्म की जगह ओके तो राजा यहाँ पे शोषण किया करता था उसकी जगह। तो बेसिकली ये सेम रहेगा ओके। तो कोई भी क्रांति आप पढ़िएगा फ्यूचर के अंदर भी तो उसके अंदर आपको ये चीज बहुत कॉमन रहनी चाहिए ओके। वी नीड टू अंडरस्टैंड द फ्रांस ऑफ द 18th सेंचुरी, और इसके लिए सबसे पहले मैं आपको पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर लेके जाना चाहूंगा कि फ्रांस के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम कैसी हुआ करती थी। अब मुद्दे की बात के ऊपर यहाँ पे आते हैं। फ्रांस के अंदर हुआ करती जो पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल कॉजेस उसके कारण हुए वो थी मोनार्की। और मोनार्की के ऊपर फ्रांस के अंदर जो डायनेस्टी राज किया करती थी वो थी बर्बन डायनेस्टी ओके। आपके बॉनबॉन करके एक बिस्किट भी आते हैं तो उसी तरह से आप याद करिएगा, बोले बॉनबॉन बिस्किट वाली डायनेस्टी हुआ करती थी फ्रांस के अंदर। अभी ये बेसिकली फ्रांस के अंदर ये जो डायनेस्टी हुआ करती थी, जो मोनार्की थी, वो एब्सोल्यूट थी। एब्सोल्यूट का मतलब आपको समझ में आता है कि नो वन कैन क्वेश्चन द ऑथोरिटी ऑफ द किंग, द किंग इज सोवरेन। राजा को लगता था वहां पे उसकी तलवार चलेगी और दूर दूर तक राजा की अपने एम्पायर्स हुआ करते थे ओके। तो इंपीरियलिस्टिक स्टेट्स कहा करते थे और उस दौरान से यहाँ पे यूरोप के अंदर ऐसी परिस्थितियां हो गई थी। अब बेसिकली यहाँ पे फ्रांस के अंदर एब्सोल्यूट मोनार्किज्म हुआ करता था। ये एब्सोल्यूट मोनार्किज्म ऐसी चिड़िया हुआ करती थी जो फ्रांस के लोगों को कोई भी सत्ता देती नहीं थी ओके। तो ये ऐसा था राजा, और राजा बेसिकली उसमें भी एब्सोल्यूटिज्म की हाइट थी, क्योंकि राजा बोलता था कि भाई आई हैव गॉट द डिवाइन राइट्स, आई हैव बीन अपॉइंटेड बाय द किंग्स। आपको जानकारी होनी चाहिए कि राजा जब अपने रूल को लेजिटिमाइज करेगा तो उसको कहीं ना कहीं प्रजा का सपोर्ट चाहिए, और प्रजा का सपोर्ट तभी मिल सकता है जहां प्रजा को वो थोड़ा बहुत उल्लू बना दे या उसको कुछ तरह से कंट्रोल में कर दे, कैप्चर में कर दे। और ये कंट्रोल और कैप्चर कैसे करेगा कि भाई बोल दिया कि भाई राजा को तो भगवान ने अपॉइंट किया है, बोले डिवाइन राइट्स। आपको जानकारी रहनी चाहिए कि किस तरह से राजा लोग प्रजा को अपने कंट्रोल में रखते थे। और राजा तो बोलता था कि भाई गॉड हु इज ओमनीपोटेंट, गॉड हु इज ओमनीप्रेजेंट हैज अपॉइंटेड मी। तो आपको जानकारी यहाँ पे भी होगी कि अगर राजा को भगवान ने अपॉइंट किया है तो विल द किंग बी अकाउंटेबल टू गॉड और द पीपल। अगर राजा को भगवान ने अपॉइंट किया है तो विल द किंग बी अकाउंटेबल टू गॉड और द पीपल। डेफिनेटली यू विल सी कि द किंग विल से कि भाई तुम्हारे लिए मैं अकाउंटेबल नहीं हूं, प्रजा को बोलेगा मुझे तो भाई भगवान ने अपॉइंट किया है और वहां पे ही मैं अपना जो भी हिसाब किताब होगा ऊपर जाके दे दूंगा बॉस। तो प्रजा कहीं राजा को क्वेश्चन नहीं कर सकती थी, एंड एज अ रिजल्ट यू विल सी कि राजा एक सिस्टम चलाया करता था और कोई उसको क्वेश्चन ना कर पाए। अभी ये डिवाइन राइट्स के कारण उसका जो पावर उसने कैप्चर किया, तो पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। आपको जानकारी होगी ये डिवाइन राइट्स का फिनोमिना और प्रिंसिपल हर एक दुनिया के अंदर, आपको हर एक देश के अंदर या प्रदेश के अंदर देखने को मिलता था। जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर अशोक हुआ करता था, अशोक बोलता था देवम प्रियासी, बोले बिलोवेड ऑफ द गॉड्स। बोले काहे बिलोवेड ऑफ द गॉड्स भाई? तो बिलोवेड ऑफ द गॉड्स इसके लिए था कि भाई प्रजा के अंदर अपनी लेजिटिमेसी बरकरार करते रहे। या आप समझ लीजिएगा कि मिडिवल इंडिया के अंदर राजा आया करता था, एक था बलबन। बलबन बोलता था कि जिल्ले इलाही, बोले मैं खुदा का साया हूं। दूसरा इंसान आएगा और बोलेगा कि मैं खुद ही खुदा हूं, बोले कौन कहां पे? तो प्रजा के अंदर आपको जानकारी मिलती है कि ऐसे जो एक लेजिटिमेसी के एक पकड़ बनाने की कोशिश की गई थी राजा के द्वारा। और यहाँ पे फ्रांस के अंदर जो बर्बन डायनेस्टी थी, वो बर्बन डायनेस्टी के दो बहुत ही मजबूत राजा थे। एक तो थे लुई 14 और दूसरे थे लुई 15। बहुत ही पावरफुल किंग, इतना सारी चीजें इन्होंने सेंट्रलाइज कर दी थी। फ्रांस के अंदर जो भी रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस थे उनको खात्मे में कर दिया था, उनको खत्म कर दिया था लिटरली। मतलब कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि ये जो बड़े बड़े राजा हुआ करते थे ये सब कुछ सिस्टम को सेंट्रलाइज कर देते थे ओके। तो ये थे आपके लुई 14 भाई साहब।
और ये थे लुई 15 भाई साहब। और लुई 14 बताते थे कि भाई आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड इज द लॉ। बोले मैं ही राज्य हूं और मैं जो बोलूंगा वो कानून है, मुझे कोई क्वेश्चन करेगा बॉस? सोवरेन कौन है? राजा सोवरेन है। लुई 15 भी ऐसा ही था। ओके, लुई 15 भी यही बताया कि मुझे जो सही लगता है वो मैं करता हूं, वो चाहे समाज के खिलाफ हो, पॉलिटिक्स के खिलाफ हो, अर्थशास्त्र के विरुद्ध में हो कि इकोनॉमिक्स के विरुद्ध में, क्या फर्क पड़ेगा बॉस? हु विल क्वेश्चन द किंग? द क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि प्रजा को तो यही समझा दिया गया था कि भाई राजा को किसने अपॉइंट किया है? भाई भगवान ने अपॉइंट किया है। तो इसके बाद यहाँ पे तिकड़म चलती है। एंड एज अ रिजल्ट बोथ दिस किंग्स ट्राइड टू सेंट्रलाइज द एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने जो पूरी की पूरी व्यवस्था थी, जो शासन प्रणाली थी, उसको एब्सोल्यूट करते हुए यहाँ पे चला दिया था। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ये तीनों की तीनों जो पावर से वो राजा ने अपने हाथ में केंद्रीकृत कर दिए। कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। वो अपना व्यवहार के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन चला था उसमें नीचे की पोस्ट के अंदर ऑफिसर्स रखता था, बट फाइनल डिसीजन तो वही होगा। राजा ही नियम बनाएगा, राजा ही एग्जीक्यूट करेगा, और किसी ने कुछ नियम भंग दिया तो राजा ही उसको न्याय देगा। तो इस तरह की सिस्टम फ्रांस के अंदर हुआ करती थी। और इसी के कारण इन्होंने बहुत सारे जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन फ्रांस के अंदर पुराने दौर से चलते आ रहे थे, जैसे एक था आपका स्टेट जनरल, जिसके मैं आपको फ्रांस की क्रांति के अंदर जाऊंगा तो इसके बारे में थोड़ा बहुत ज्यादा और डीप के अंदर पढ़ाऊंगा आगे की थोड़े क्षणों के बाद। बट यू विल रियलाइज कि इन्होंने ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे सेंट्रलाइज कर दी और रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस को बंद करा दिया। एंड एज अ रिजल्ट व्हेन दिस रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस वर क्लोज डाउन बाय द किंग्स, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि करप्शन हो गया। इतना करप्शन था कि बात मत पूछो। कॉमन जो फ्रेंच का नागरिक तो था यहाँ पे, उसको ये सब चीजें नहीं पसंद आ रही थी, बट ही कुड नॉट क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ द किंग, क्योंकि राजा तो। और उसमें भी फ्रांस के अंदर एक हुआ करते थे लेटर्स डी कैचेट। ये लेटर्स डी कैचेट के थ्रू यहाँ पे आपको जानकारी मिलती है। ऐसे लेटर्स हुआ करते थे, तो यहाँ कोई भी इंसान इसको परचेस कर सकता है, कोई भी इंसान, मतलब जो एरिस्टोक्रेटिक या नोबल फैमिली से बिलोंग करता है। और ये अरेस्ट वारंट बेसिकली हुआ करते थे, और ये अरेस्ट वारंट के कारण वो इंसान कोई भी कॉमन मैन को पकड़ सकता है। ओके, जो बड़ा बड़ा फ्यूडल लॉर्ड हुआ करता था, और यहाँ पे कॉमन मैन की हालत बेहाल कर दी थी ये सब राजाओं ने मिलके, और राजा के जितने भी गुर्गे थे, जिनको हम लोग प्रिविलेज बेस या सोसाइटी के अंदर हम लोग देखने की कोशिश करते। ओके, तो फ्रांस के अंदर ऐसे सिस्टम थी। अब हुआ ये कि 1774 के अंदर यहाँ पे एक और इनका जो लीनियज चलती रहती थी मोनार्की के अंदर ही, बर्बन डायनेस्टी के अंदर से ही, वो एक राजा है जिसका नाम है लुई 16। अब लुई 16 और लुई 14 के बीच में बहुत फर्क था। लुई 14 बहुत ही पावरफुल राजा, बोले यहाँ पे वो जो डिसाइड करेगा वही चलता है। ओके, और उसने ये तिकड़म पूरा का पूरा अच्छी तरह से चला। ऐसा आपको जानकारी होगी, अगर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी करके एक कंपनी यहाँ पे आई थी 1664 के अंदर, और उस टाइम के अंदर जो राजा हुआ करता था फ्रांस के अंदर वो था लुई 14। और लुई 14 ने ही अपने एक फाइनेंस मिनिस्टर अल्बर्ट को बताया था कि भाई इंग्लैंड और नेदरलैंड्स और पोर्चुगल वाले अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बना के भारत भेज दिया, तो भाई हम क्या कर रहे हैं, हमको भी कुछ करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे राजा हुआ करते थे जो अपने हिसाब से डिसीजंस लिया करते थे। बट 1774 की फ्रांस की बात कुछ अलग थी। फ्रांस के अंदर आपको जानकारी मिलती है कि ये जो लुई 16 जो पावर के ऊपर आया था, he was a very big personality, not like his grandfather। उसका जो ग्रैंडफादर था एकदम पावरफुल दादा वाला इंसान मैंने बताया, बट ये इंसान ऐसा नहीं हुआ करता था। ओके, एंड दिस गाय वाज डिपेंडेंट ऑन फ्यूडल एलिमेंट्स फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ हिज रूल। ये बड़े बड़े जितने भी एरिस्टोक्रेट्स हुआ करते थे, ये बड़े बड़े जो नोबल्स हुआ करते थे, जो जेंट्री क्लास के लोग हुआ करते थे, ओके, जो बड़ी बड़ी जो रॉयल ब्लड और उसकी ही एक्सटेंडेड फैमिली के लोग हुआ करते थे, इन लोग के हाथ में पावर ज्यादा था। ओके, तो राजा इनके ऊपर डिपेंडेंट, राजा को कुछ भी चाहिए होता तो ये उनको पूछता था कि भाई मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तो होता ना कि भाई एक ऐसा इंसान जिसको राजा बना दिया और कुछ आता नहीं है समझ के अंदर, और वो इसके ऊपर ही डिपेंडेंट रहेगा। एंड एज अ रिजल्ट ये जितने भी आपके फ्यूडल एलिमेंट्स से इन्होंने मोनोपलाइज कर दिए थे गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट्स, और इसके कारण ही यहाँ पे आपको जानकारी मिलती है कि फ्रांस की प्रजा के अंदर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, उसको थोड़ा बहुत ऊपर आना था बट उसको ऊपर नहीं आने दिया जाता था। एंड एज अ रिजल्ट due to lack of proper administration, there was no proper administration, due to no codified uniform legal system, जहां पे ये जो राजा बोलता था उस हिसाब से लॉ चलता था, कभी कभी आपके जो नोबल्स बोला करते थे उस हिसाब से लॉ चलता था, और कॉमन मैन की तो हालत खराब हो जाती थी, क्योंकि कॉमन मैन का तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि भाई एक्सप्लॉय
रिप्रेजेंटेशन, उसका तो शोषण ही होना था भाई कॉमन मैन का। और कॉमन मैन यही चीजें उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये राजा किस तरह से रूल कर रहा है। देयर वाज नो टैक्सेशन पॉलिसी एज वेल। यहाँ पे आपको जानकारी मिलती है कि राजा जो था उसको मन में आया उस हिसाब से पैसा निकलता रहता था। ओके, ही यूज्ड टू कंसोलिडेट मनी और उस हिसाब से सिस्टम चलाता रहता था। तो फ्रांस के अंदर बेसिकली कहने की मतलब ये है मेरा कि बहुत सारे स्ट्रक्चरल यहाँ पे फॉल्ट्स थे, और ये स्ट्रक्चरल फॉल्ट जो उसके पीछे जिम्मेदार फोर्स थी वो थी मोनार्की, और वो भी एब्सोल्यूट मोनार्की। तो यू विल सी कि दैट द फ्रेंच कॉमन मैन वाज गेटिंग नो रिप्रेजेंटेशन एंड ही हैड नो रोल to play in the French politics. But this was the time when the new ideologies were propagating in France. The France of 1660s and the France of 1770s was something else. 1770 तक आते आते यहाँ पे बहुत सारी एनलाइटनमेंट की फिलोसफीज आ चुकी थी। रिपब्लिकनिज्म के बारे में लोगों को पता था, लोगों को पता है कि भाई पावर को एक हाथ के अंदर कंट्रोल नहीं करना चाहिए, और बहुत सारे फिलोसफर्स थे जिन्होंने यहाँ पे फ्रांस की क्रांति के अंदर बहुत ही अद्भुत रोल प्ले किया है। ओके, सो यू विल सी कि बाय 1770s द पीपल ऑफ फ्रांस हैड बीन अवेकन्ड। उनको पता था कि भाई ये राजा हम लोग का शोषण कर रहा है। पहले जैसा नहीं था कि भाई लुई 16 ने बता दिया कि भाई मुझे भगवान ने राजा बना के भेजा है, बट नाउ पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग, और उनका क्वेश्चनिंग का कोई जवाब नहीं दे रहा था। तो लोगों को एक दिन गुस्सा आया, और वही गुस्सा फाइनली फ्रांस की क्रांति के रूप में आपको परिणाम के अंदर देखने को मिलता रहेगा। ओके, सो अप टिल नाउ we have seen that the French common man was getting no representation, he had no role to play, and as a result जब राजा बताता है कि अब मेरी बाती है, तो फ्रांस की प्रजा ये गुस्से का रिएक्शन आपको 16 जून 1789 के दिन देखने को मिलता है, जहां टेनिस कोर्ट के अंदर यहाँ पे ओथ ले ली जाती है, और उसी को ही कहते हैं द स्टार्टिंग ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और फ्रांस की प्रजा बोल देगी अब की बार सिटीजन्स की सरकार, बोले अब की बार प्रजा की सरकार। सो अप टिल नाउ वी हैव सीन द पॉलिटिकल कॉजेस, और पॉलिटिकल कॉजेस के अंदर आपको जानकारी रहनी चाहिए कि एब्सोल्यूट मोनार्की और इतनी वो एक आयरन हैंड से रूल करने की कोशिश की गई थी फ्रांस को, और उसी के कारण फ्रांस के अंदर वो सिंपल चीज है कि कोई ना कोई रिएक्शन के रूप में यहाँ पे उसका जवाब देना लाजमी था। ओके।